पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, अब मैं उस कमीने सेठ को नहीं छोड़ूंगी। अब तुम्हें एक पढ़ी लिखी लड़की से पाला पड़ेगा सेठ। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत समय पहले की बात है। एक रामनगर गांव में बहुत ही गरीब और लाचार किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। उसके पास जायदाद के रूप में एक टूटी झोपड़ी और एक पुराना कुदाल था, जिससे वो अपने पुरखों की जमीन जोतकर खेती किया करता था। राधिका बेटी, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ और हाँ, मुझे आने में शाम हो सकती है, इसलिए तुम घर का सारा काम और खाना बनाकर तैयार रखना। मैं लौटते ही खाना खा लूँगा। और हाँ, तुम राह मत ताकना, ज़्यादा रात हो तो सो जाना, क्योंकि इस बार फसल लगाना बहुत आवश्यक है। अब मैं चलता हूँ। लेकिन पिताजी, खाना कैसे बनाऊंगी? कल ही सारा राशन खत्म हो चुका था। अब अगर खाने को कुछ बचा है तो वो कल की 2 रोटी है। अब इसे मैं खाऊं या आप? किशोर के पास राशन खत्म हो चुका था और खाने को भी कुछ नहीं बचा था। बस 2 बासी रोटी बची थी। अब किशोर के पास 2 रास्ते थे, या तो उसे खुद खा लेता या अपनी बेटी को दे देता। राधिका बेटी, मुझे अभी भूख नहीं है और जब खेत से लौटूंगा तब मैं कुछ जुगाड़ लगा लूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम वो रोटी खा लो। अब मैं चलता हूँ, खेत में बहुत सारा काम है। इतना कहकर किशोर खेतों में निकल जाता है। किशोर को आज 2 समस्याएं सता रही थीं। पहला, खेत में फसल लगाना, और दूसरा, कल के लिए भोजन जुटाना। वो निराश होकर कुदाल चलाने लगता है। तभी वहाँ एक बड़ा सेठ धनी राम आ जाता है और किशोर को मेहनत करते देख एक प्लान बनाता है। अरे हरिया, देखो तो किशोर कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये मेहनत मुझे खटक रही है, क्योंकि ये मेरे अंडर काम नहीं कर रहा है। पूरे गांव में एक यही जमीन बची है जो मेरे नाम नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि ये जमीन मेरी हो जाए, मगर किशोर कभी नहीं माना। लेकिन आज किसी भी हालत में इस जमीन को अपना बनाकर ही रहूंगा। लेकिन मालिक, मुझे जहाँ तक पता है किशोर मर जाएगा, लेकिन अपनी पुश्तैनी जमीन कभी नहीं देगा। उसके लिए आपको सब्र करना होगा, क्योंकि कभी न कभी उसे आपकी जरूरत जरूर पड़ेगी और उसी का फायदा उठाकर आप उसकी जमीन हथिया लेना। धनीराम बहुत ही बेईमान और चतुर सेठ था। वो किशोर को मजबूर देख उसका जमीन हथियाने का प्लान बनाता है और उसके पास जाता है। अरे किशोर, आजकल तुम्हें देख रहा हूँ बहुत उखड़े उखड़े से रह रहे हो। क्या बात है? घर में कोई समस्या है या पैसों की कोई बात है? देखो किशोर, तुम्हें कोई भी परेशानी हो, बेहिचक तुम मुझे बता सकते हो। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ और गरीब बेबस की मदद करना हमारा फर्ज है। कुछ नहीं सेठ जी, बस घर में राशन खत्म हो गया है और कल हम लोग क्या खाएंगे यही सोच रहा था। आज खेत में आते वक्त मैंने अपनी बेटी की आंखों में वो दर्द देखा है। बेचारी भूखी कैसे काम करेगी। अगर सेठ जी आप हम पर थोड़ा रहम करें और कुछ पैसे उधार पर दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप चिंता मत करें, जब फसल तैयार होगी तो उसे बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगा। अरे किशोर, तुम चिंता मत करो, तुम और तुम्हारी बेटी कभी भूखे नहीं रहोगे। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, इससे तुम घर के लिए राशन खरीद लेना। अब मैं चलता हूँ, बाकी कोई और समस्या हो तो बेहिचक मेरे पास आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। शायद आपको पता नहीं कि आपने मुझे एक नई जिंदगी दे दी है, नहीं तो हम लोग भूखे मर ही जाते। धनीराम का ये प्लान सफल हो गया था। किशोर खेत का काम खत्म कर खुशी खुशी बाजार राशन लेने चला जाता है। इधर हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मालिक, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आपने किशोर को बिना कुछ मुनाफा के फ्री में पैसे क्यों दे दिए? आपने तो कहा था कि जमीन हथिया लूंगा। अरे रे हरिया, ऐसे ही मैं तुमको बेवकूफ नहीं कहता। अगर मैं किशोर से अभी जमीन की बात करता तो वो भूखा रहना पसंद करता, मगर जमीन नहीं देता। इसीलिए मैंने नहले पे दहला मारा। अब जिस दिन उसका फसल तैयार होगा, मेरा कर्ज चुकाने के लिए वो अपना अनाज जरूर बेचेगा, और तब मैं एक प्लान बनाऊंगा और किशोर को मजबूर कर दूंगा कि उसे अपनी जमीन मुझे देनी ही पड़ेगी। वाह मालिक वाह, क्या आपका दिमाग है। मुझे यकीन है कि आपकी बुद्धि के आगे उस किशोर को झुकना ही पड़ेगा। समय बीत जाता है और कुछ ही महीनों में किशोर की फसल तैयार हो जाती है। सेठ और हरिया किशोर के खेत में पहुंच जाते हैं। अरे किशोर, सुना है तुम्हारा फसल काफी अच्छा हुआ है। अनाज देखने से लग रहा है कि पूरे गांव में सबसे अच्छा फसल तुम्हारा ही हुआ है। हाँ सेठ जी, अब इसे बेचकर हमारे घर के हालात सुधर जाएंगे और मैं आपका कर्ज भी अदा कर दूंगा। हे भगवान, आप ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। अरे किशोर, तुम इस अनाज को बाजार ले जाने का कष्ट क्यों करोगे? इसे मुझे ही बेच दो।
इससे मैं अपना दिया हुआ पैसा वापस भी ले लूंगा और तुम्हें बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। बोलो क्या दाम लोगे? सेठ जी ठीक ही कह रहे हैं, बाजार ले जाने से अच्छा है यहीं बेच दूं। सेठ से, ठीक है सेठ जी, आप ये अनाज खरीद लो, लेकिन इसका दाम आपको पूरे 8,000 रुपए देना होगा और आपका कर्ज भी खत्म हो जाएगा। वाह किशोर, इतना महंगा अनाज तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। इसको मैं एक ही शर्त पर खरीदूंगा कि ये अनाज अभी जिस हालत में है उसी हालत में देना होगा। और हाँ, इसके बदले 8,000 तो क्या, मैं पूरे 10,000 देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम हाँ कहो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपका ये शर्त मंजूर है। ये अनाज जिस हालत में है उसी हालत में आप इसे खरीद लीजिए। अब आप मेरा पैसा दे दीजिए। अरे हाँ किशोर, जरूर, ये लो तुम अपने पैसे। और अब से ये अनाज तो मेरा हुआ ही, साथ में ये जमीन भी मेरी हुई, क्योंकि तुमने फैसला लिया कि जिस हालत में ये अनाज है उसी हालत में बेचोगे। ये अनाज जमीन पर खड़ा है, इसलिए अनाज के साथ वो जमीन भी मेरी हुई। देख लिया हरिया मेरा प्लान? मैंने विश्वास जीतने के लिए पैसा दिया था ताकि एक दिन जमीन हथिया सकूं। वाह सेठ जी वाह, आपने गरीब का फायदा उठाया है। मेरे मन में आपके लिए इज्जत थी, लेकिन वो कहावत सच है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। लेकिन याद रखना, एक गरीब का हक मारने वाला कभी सुखी नहीं रहता। एक दिन आपका ये घमंड चूर चूर हो जाएगा। किशोर टूट जाता है और रोते हुए घर जाता है। बेटी राधिका के पूछने पर वो सारी बात बता देता है। आप चिंता मत करो पिताजी, अभी आपकी बेटी जिंदा है। चलो अभी सरपंच के पास, सारा फैसला वहीं होगा। पंचायत बैठती है, लेकिन सरपंच सेठ का मित्र होता है। सुनो किशोर, सारी गलती तुम्हारी ही है। तुमने शर्त मानी और पैसा लिया, इसलिए अनाज के साथ जमीन भी सेठ की होती है। तुम हार चुके हो। राधिका और किशोर निराश घर लौट आते हैं। अगली सुबह जब राधिका पिता को उठाने जाती है तो किशोर मृत मिलता है। जमीन खोने के गम में उसे हार्ट अटैक आ गया था। पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, अब मैं उस कमीने सेठ को नहीं छोड़ूंगी। अब तुम्हें एक पढ़ी लिखी लड़की से पाला पड़ेगा सेठ। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कुछ महीने बाद राधिका एक ट्रैक्टर और 10 बोरी अनाज लेकर बाजार पहुंचती है। वहां सेठ आ जाता है। अरे वाह, ये लड़की तो सस्ते में अनाज बेच रही है। इसे भी अपनी बुद्धि से ठगा जाए। राधिका से, सुनो लड़की, मैं तुम्हारा अनाज खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि ये जिस हालत में है उसी हालत में बेचोगी। ठीक है सेठ जी, मैं इस अनाज को उसी हालत में बेचूंगी, लेकिन आपको पूरे 5,000 रुपए देने होंगे। और मेरी भी एक शर्त है, 5,000 रुपए जिस हालत में होंगे मैं भी उसी हालत में लूंगी। मंजूर है? ठीक है लड़की, मुझे मंजूर है। तुम इस ट्रैक्टर को लेकर मेरे घर पहुंचो। घर पहुंचकर राधिका पूछती है कि अनाज कहाँ उतारना है। अरे ओ लड़की, शर्त भूल गई। अनाज ट्रैक्टर पर है, इसलिए अनाज के साथ ट्रैक्टर भी मेरा हुआ। माफ कीजिए सेठ जी, मैं शर्त भूल गई थी। अब आप ट्रैक्टर ले लीजिए, लेकिन अब हमारा पैसा भी दे दीजिए। रुको, अभी अंदर से पैसा लेकर आता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं सेठ जी? शायद आप मेरी शर्त भूल रहे हैं। पैसा जिस हालत में होगा मैं उसी हालत में लूंगी। आपका पैसा आपके घर के अंदर है, इसलिए पैसे के साथ आपका ये घर भी अब मेरा हुआ। खबरदार जो घर में घुसे तो। ये तुम क्या बोल रही हो लड़की? 5,000 के लिए तुम मेरा घर लोगी? चलो पंचायत के सामने। पंचायत में राधिका सरपंच को सारी बात बताती है। सरपंच धर्म संकट में पड़ जाता है। देखो राधिका बेटी, तुम पढ़ी लिखी लग रही हो। एक काम करो, सेठ तुम्हें ट्रैक्टर और अनाज लौटा देगा और कुछ पैसे भी। इसे सरपंच साहब, क्या ये सेठ मेरी पुश्तैनी जमीन और मरे हुए पिताजी को लौटा सकता है? अगर इसने मेरे पिता को बेवकूफ ना बनाया होता तो वो आज जिंदा होते। मैं पुलिस के पास जाऊंगी और आपकी सरपंचगिरी भी खतरे में पड़ जाएगी। राधिका, मुझे माफ कर दो। तुम 200 सोने के सिक्के और अपनी जमीन ले जाओ, लेकिन पुलिस के पास मत जाओ। अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। 200 नहीं, पूरे 500 सोने के सिक्के लगेंगे, वरना छोड़ूंगी नहीं। सेठ मजबूरन 500 सिक्के दे देता है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी था। आज तो तुम जीत गई लड़की, मगर मुझसे चालाक कोई नहीं है। अगर हिम्मत है तो एक और शर्त लगाओ। हम दोनों एक एक किस्सा सुनाएंगे। जिसका किस्सा झूठा होगा वो जीत जाएगा और कोई दूसरे के किस्से को झूठा नहीं कहेगा। अगर तुम जीती तो 1500 सोने के सिक्के दूंगा और मैं जीता तो तुम सब वापस करोगी। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। एक दिन मेरी पत्नी ने आंगन में मक्के के दाने फेंके, जिससे एक विशाल बगीचा बन गया।
उसमें मेरी 10 बकरियां खो गई। जब फसल कटी तब भी वो नहीं मिली। फिर जब मैंने मक्के की रोटी खाई तो मेरे पेट से बकरियों के मिमियाने की आवाज आई और एक एक करके सारी बकरियां मेरे मुंह से बाहर निकल आईं। अरे सेठ, ये तो सरासर झूठ है। ऐसी कहानी हमने कभी नहीं सुनी। वाह, लोग मेरी कहानी को झूठा कह रहे हैं। अब राधिका को इसे सच कहना होगा, वरना वो हार जाएगी। वाह सेठ जी, आपकी कहानी मुझे 16 आने सच लग रही है। अब मेरा किस्सा सुनिए। मैंने गांव में रुई का पेड़ लगाया जो बहुत विशाल हो गया। जब रुई निकली तो मेरा भाई उसे बेचने शहर जा रहा था, लेकिन वो आपके मक्के के बगीचे में खो गया। वहां आपने अपनी बकरी खोने के गम में मेरे भाई का कत्ल कर दिया। सरपंच जी, इसी सेठ ने मेरे भाई को मारा है। क्यों सेठ जी, क्या मैं सच बोल रही हूँ? सेठ के होश उड़ गए। अगर वो सच कहता है तो कत्ल के इल्जाम में जेल जाएगा, और झूठ कहता है तो शर्त हार जाएगा। ये लड़की 100% झूठ बोल रही है। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। तो सेठ जी, आपने मेरी कहानी को झूठा बोला, इसलिए आप शर्त हार गए। अब वादे के अनुसार 1500 सोने के सिक्के निकालिए। ये लो 1500 सिक्के और यहाँ से दुम दबाकर भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। अभी तो मैं जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो। कभी भी गरीब को दोबारा ठगने का प्रयास मत करना, और किसी को बच्चा समझकर अक्ल की शर्त मत लगाना। राधिका गर्व से घर चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंडी और बेईमान व्यक्ति का अंत बुरा ही होता है। मुश्किलों का सामना राधिका की तरह डट कर करना चाहिए।